बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो है हम स्टूडेंट्स टॉपिक पढ़ रहे हैं डायनेमिक्स के हवाले से। आपको पता है इस बात का कि डायनेमिक्स क्या है, फोर्स से रिलेटेड है। यानी जब कोई मोशन प्रोड्यूस होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो उसकी कॉज क्या है। तो हमने पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि फोर्स का जो मोशन का जो कॉज है वो क्या है, वो फोर्स है। फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट हरकत करता है। अब उसके कुछ कवानीन हैं, इसमें हमने पहला एक कानून पढ़ा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। यानी इसमें हमने ये बात पढ़ी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यानी मोशन में है, यानी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में पजेस करता है, और अगर कंटिन्यू है उसका मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, तो वो यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एक लॉ ये हमने पढ़ा। अब जो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से बात करेंगे, ये भी मोशन के हवाले से बात है कि मूवमेंट, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो क्या चीज़ हमें सीखने को मिलती है। तो इसमें न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो तो इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है हमारे पास? ए सिंबल है इसका, ठीक है। वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी ऑब्जेक्ट के अंदर इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी उसी की डायरेक्शन में। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ टॉपिक कि एक्सेलरेशन क्या होती है। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी का चेंज, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी के अंदर ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और ऑब्वियसली जब वेलोसिटी जब प्रोड्यूस होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगा। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट को भी कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट को भी कवर करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है। 0 से वो 1 2 3 4 10 20 100 जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट यानी कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस भी कवर करेगा। जितनी वेलोसिटी अटेन होगी उतना ही डिस्टेंस भी अटेन होगा। तो ये बात कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में जरूरी होना कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होगी तो वो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगी तो वो यानी इस लॉ के मुताबिक फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन उसी की डायरेक्शन में होगी। आपको पता है डायरेक्शन की बहुत वैल्यू है फिजिक्स के अंदर, तो इसको भी कंसिडर करना जरूरी है कि फोर्स ही की डायरेक्शन में होगी। अब इसमें क्या बात हो रही है इस लॉ में कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सेलरेशन होगी। क्या मतलब इस बात का? देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास सेम ले, मास जो है वो सेम ले, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m1 है एक ऑब्जेक्ट का, दूसरे का मास भी हमारे पास क्या होगा? m1 ही होगा, सही है। तो मास अगर हम सेम ले किसी ऑब्जेक्ट का और उस पर डिफरेंट फोर्स लगाए, यानी F1 है, F1 की फोर्स हमारे पास ग्रेटर फोर्स है, यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रही है ये ग्रेटर है बनिस्बत F2 की फोर्स के, ये स्मॉलर फोर्स है। यानी यहाँ पर हमने इस बॉल को बहुत जोर से पुश किया है, मिसाल के तौर पर 100 न्यूटन की फोर्स है, और ये दूसरी है ये 10 न्यूटन की फोर्स है मिसाल के तौर पर। तो आप ये नोट करेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने 100 न्यूटन से पुश किया वो बहुत दूर जा रहा है, और जो 10 न्यूटन से जिस बॉल को पुश किया, जबकि दोनों का मास क्या है हमारे पास? सेम है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दोनों का मास m1 है, यानी सेम है मास। तो जिस बॉल पर हमने कम फोर्स लगाई है वो कम मूव करके वो सामने ही जाके गिर जाती है। लाइक किसी बॉल को पुश करें तो वो बिल्कुल सामने ही 1 मीटर 2 मीटर के डिस्टेंस पर आ जाएगी, और अगर किसी बॉल को आपने किक मारा है तो वो बहुत दूर जाएगी। यानी आप क्या नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो बॉल जाएगी, पहली वाली बॉल जिस पर आपने फोर्स ज्यादा लगाई है। मालूम क्या हुआ कि वेलोसिटी के अंदर चेंज बहुत ज्यादा आया, यानी क्या हुआ? एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हुई है वहां। दूसरी जो बॉल जिस पे आपने थोड़ी हल्का पुश किया उसके अंदर क्या है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज कम आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हो रही है। यानी अगर आप फोर्स ज्यादा लगाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होती है? ज्यादा प्रोड्यूस होती है। यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। यानी अगर फोर्स कम लगाएंगे तो क्या होगा? एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा।
द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन एंड द स्मॉलर द फोर्स द स्मॉलर विल बी द एक्सेलरेशन। ये है इसका कॉन्सेप्ट। पहले लॉ सेकंड लॉ का पहला जो हमारे पास है इसका कॉन्सेप्ट ये है, एक्सेलरेशन कब बढ़ेगी जब फोर्स बढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन कम कब होगी जब फोर्स कम करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, F1 को ग्रेटर रखा, F2 को स्मॉलर फोर्स रखा। तो आपने देखा कि M1 जो पहली वाली बॉल है, पहला ऑब्जेक्ट है, वो बहुत दूर गया है और इसमें दूसरे वाली बॉल की है वो बिल्कुल करीब चलेगी क्योंकि हमने फोर्स कम लगाई। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ का पहला जो हिस्सा है उसका। और यहाँ पे हमने मास को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर सेकंड बात क्या है कि अगर ऐसा हो कि मास हम चेंज कर दें, यानी एक बॉल का मास हम क्या करें, ज्यादा कर दें और एक का कम करें। जैसे इसका आपने वॉल्यूम भी देखा ज्यादा है, मास इसका ज्यादा है, मिसाल के तौर पर ये 10 किलोग्राम की है और ये जो दूसरी वाली है ये 1 किलोग्राम की बॉल है। ठीक है, लेकिन फोर्स दोनों पर सेम लगा रहे हैं। आप फोर्स क्या कर लगा रहे हैं, सेम लगा रहे हैं, यानी फोर्स क्या हमारे पास सेम है, F1 है दोनों तरफ सेम फोर्स पे। आपने जब दोनों को हिट किया तो आपने ये नोट किया कि जो 10 किलोग्राम की जो बॉल है वो बिल्कुल करीब 1 मीटर 2 मीटर के डिस्टेंस पे जाकर रुक जाती है। यानी मालूम क्या हुआ कि उसने एक्सेलरेशन कम कवर किया, यानी उसकी वेलोसिटी भी कम थी, उसने डिस्टेंस भी कम कवर किया और उसका एक्सेलरेशन कम है, यानी वो बिल्कुल करीब चली। और जो सेकंड वाली बॉल है हमने उस पर भी वही फोर्स लगाई, लेकिन क्या हुआ, वो ये कि वो बॉल काफी आगे गई। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी गाड़ी को धक्का लगाते हैं और उसी ताकत से आप किसी साइकिल को लगाएंगे, ऑब्वियसली साइकिल बहुत तेजी से आगे जाएगी बनिस्बत गाड़ी के, क्योंकि गाड़ी का मास ज्यादा है और साइकिल का मास कम है। ऐसे यहाँ पे है कि 10 किलोग्राम की बॉल है, उसमें आपने फोर्स लगाई, तो वही फोर्स जब आपने 1 किलोग्राम पे लगाई तो वो बहुत आगे चली गई बनिस्बत उस पहली वाली बॉल की जिसका मास बहुत ज्यादा है। यहाँ से क्या सीखा हमने, ये बात सामने आई कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है, यानी मास। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये रेसिप्रोकल में आएगा। किस में आएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1/m आ जाएगा। इससे मालूम क्या हो रहा है कि ये रिलेशन क्या है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, तो यहां से हमने इस दूसरी बात को भी सीखा कि अगर मास ज्यादा हो जाए तो हमारे पास एक्सेलरेशन कम हो जाता है, और मास अगर कम हो तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, जिसको हमने यहाँ पे लिखा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंबाइन किया तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन हासिल की क्या होगी, यानी F/m की आ गई हमारे पास रिलेशन। और फिर हमने इसको m यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब लगेगा तो हमारे पास यह इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन F=ma हो जाएगा। k यहाँ पर क्या होता है हमारे पास 1, हम वैल्यू पुट करते हैं 1, जब ma से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्टली हमें क्या हासिल हो जाएगा, F=ma, यानी फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ये हमें हासिल होगा। और इसका यूनिट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यूटन इसका यूनिट है फोर्स का, जिसकी वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, यानी इसका जो हम पढ़ेंगे 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम ऑफ मास जो प्रोड्यूस कर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, तो 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 किलोग्राम मास अगर मूव करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एतबार से एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये आपको बात काफी हद तक समझ आई होगी। मैं मजीद समराइज करके एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि इसमें क्या कहा गया है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी अगर फोर्स ज्यादा लगेगी किसी ऑब्जेक्ट पर तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, फोर्स कम लगेगी तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। और सेकंड बात क्या है कि मास एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है फिजिक्स के अंदर, उसी को कंबाइन कर हमने इक्वेशन हासिल की है F=ma। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो उम्मीद करता हूँ मैं इंशाल्लाह ताला कि आपको ये बात काफी हद तक समझ आ गई।